हाय टू ऑल। मैं आपका आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज कुकरेजा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम मेंस के प्रैक्टिस सेशंस रेगुलर बेसिस पर आप सबके लिए लेके आ रहे हैं YouTube पर, दैट टू फॉर फ्री। डेली 7 बजे मैथ्स का सेशन होता है, 8 बजे रीजनिंग का सेशन होता है एंड दीज आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर मेंस। अभी आज जो हम करेंगे दैट इज पार्ट 15 एंड दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो। तो मैं आप सबको बोलूंगा कि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको वीडियो पॉज करनी है, खुद ट्राई करना है क्वेश्चन एंड आफ्टर 90 सेकेंड्स और 2 मिनट अगर आप नहीं कर पाते देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। इज इट क्लियर टू ऑल? सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं सेशन शुरू करता हूं, बट मेरी सिर्फ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर दिस सेशन टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 141 यानी कि 140 क्वेश्चन हम पहले कवर अप कर चुके हैं, तो वो जिन्होंने अभी तक कवर नहीं करे एंड दे आर डेडिकेटेड फॉर मींस तो जरूर कवर अप कर ले। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 250 टू 950 आर डिविजिबल बाय 2, 6 एंड 5? 250 से 950 तक कितने नंबर्स हैं जो 2, 6 एंड 5 से डिवाइड होते हैं? तो सबसे पहले जो नंबर 2, 6 और 5 से डिवाइड होंगे वो होगा एलसीएम ऑफ 2, 6 एंड 5, और इन तीनों का जो एलसीएम है दैट इज व्हाट 30, यानी कि वो नंबर जो 30 से डिवाइड होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 30 से डिवाइड होने वाले नंबर्स 250 से 950 के बीच में। अब देखो 30 इंटू 8 होता है 240, 30 इंटू 9 होता है 270, तो पहला नंबर जो 30 से डिवाइड हो रहा है वो 270, ऐसे 300, 300, ऐसे आपको पता है 30 के गैप पर नंबर्स आपको मिलते रहेंगे और लास्ट नंबर जो आएगा दैट इज 930। कितने नंबर्स हैं? जब भी आपको पता लगाना हो ये कितने नंबर्स हैं तो हम क्या करते हैं, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय जो ये गैप है +1। सो इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे दिस इज 660 डिवाइड बाय 30, 22 + 1, सो 23 ऐसे नंबर्स हैं जो 2, 6 और 5 तीनों से डिवाइड होते हैं। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन। इज इट क्लियर टू ऑल? चलो अगला क्वेश्चन। सो देखो हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि वीडियो पॉज करना, खुद ट्राई करना एंड आफ्टर 90 सेकेंड्स और 2 मिनट सॉल्यूशन चेक करना अगर आप अपने टॉपिक का को इंप्रूव करना चाहते हो। सिर्फ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखोगे तो कभी मैथ्स इंप्रूव नहीं होगा। टू इंप्रूव योर मैथ्स आपको खुद ट्राई करना होगा, जब नहीं हो रहा देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप देखो ये क्वेश्चन क्या है। 54% of the boys who appeared in a competition test cleared the pre-exam, यानी कि यार जितने भी बॉयज थे उसमें से 54% ने प्री एग्जाम क्लियर करा, while 8.33% of those who cleared the pre-exam also cleared the mains exam। जिन्होंने प्री क्लियर करा था उसमें से 8.33% ने मेंस क्लियर कर लिया। 37.5% of those who cleared the mains exam got their dream post। जिन्होंने मेंस क्लियर करा उसका 37.5% को अपनी ड्रीम पोस्ट मिल गई। अब कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु क्लियर द प्री एग्जाम, जिन्होंने प्री एग्जाम क्लियर करा है और जिन्हें अपनी ड्रीम पोस्ट मिली है उन दोनों में डिफरेंस 186 है, तो कितने बॉयज ने मेंस एग्जाम क्लियर करा? तो मैं एक बार डाटा लिखता हूं क्या बोला गया। जो भी टोटल बॉयज थे उसमें से 54% ने प्री क्लियर करा, तो प्री कितने लोगों ने क्लियर करा? 54%। वाइल 8.33% ने मेंस क्लियर करा, तो मेंस क्लियर करा है 8.33%, उसको मैं 1/12 लिख रहा हूं क्योंकि 8.33% फ्रैक्शन में 1/12 होता है। और जिन्होंने मेंस क्लियर करा उसमें से 37.5% को अपनी ड्रीम पोस्ट मिली है। 37.5% कितना होता है? 3/8, तो 3/8 लोगों को अपनी ड्रीम पोस्ट मिली है। अब कह रहा है जितने लोगों ने प्री क्लियर करा था और जिन्हें अपनी ड्रीम पोस्ट मिली है उसमें डिफरेंस 186 का, तो बताओ मेंस वाले कितने स्टूडेंट? ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको बहुत लेंदी तरीके से करा। मैंने आपको टाइम दिया था 90 सेकेंड्स का या 2 मिनट्स। जब भी क्वेश्चन आता है वीडियो पॉज करनी है, खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा। अब आप देखो मैं क्या अप्रोच फॉलो करता हूं। सबसे पहले उसने प्री और ड्रीम पोस्ट वालों की बात करिए, तो हमें टोटल बॉयज से मतलब नहीं है अभी, तो हम क्या करेंगे, मैं मान लेता हूं कि लेट प्री क्लियर करने वाले कुछ स्टूडेंट्स थे, उसका 1/12 ने मेंस क्लियर करा, उसका 3/8 ने ड्रीम पोस्ट क्लियर करी, तो प्री वालों को मैं क्या वैल्यू मानूं? यहां पर 8 है, यहां पर 12 है, 8 और 12 को मल्टीप्लाई करने में क्या था? 96। लेट प्री क्लियर करने वाले 96 स्टूडेंट्स थे, तो मैंने मान लिया 96 यूनिट्स है एक सेकंड। अगर ये 96 है तो ये उसका 1/12 है, यानी कि 8 यूनिट्स।
और ये उस 8 यूनिट्स का 3/8 है, यानी कि 3 यूनिट्स। अब उसने बोला था इन दोनों में डिफरेंस 186 का है, यानी कि 93 यूनिट्स की वैल्यू 186, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 और 1 यूनिट की वैल्यू 2 है। कह रहा है मेंस कितने लोगों ने क्लियर करा, 8 यूनिट्स। 1 यूनिट 2 है तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा, 16। ये है इस क्वेश्चन की सबसे बेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो अगर ऐसे करोगे तभी आप में डिफरेंस आएगा। और ऐसी और अप्रोचेस जानने के लिए आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हो, मेंस का। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद आवर मेंस बैच, आप उसकी वीडियो चेक कर सकते हो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो, यू कैन चेक द मेंस बैच वीडियो, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर हेक्सागन पर बेस्ड क्वेश्चन। इन अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड x यूनिट्स, another hexagon is drawn by joining the midpoint of all the sides. The process is repeated infinite times. What is the sum of the perimeter of all the hexagon formed? ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक हेक्सागन है, उसकी सारी साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करा गया, एक दूसरा हेक्सागन बना, ठीक है। ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम्स करी गई, तो सबका पेरीमीटर क्या होगा। अब समझते हैं, देखो मान लो ये हेक्सागन है, ये हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन यानी कि एक 6 साइड की फिगर, एक 6 साइड की फिगर जिसमें सारी साइड्स बराबर है, ठीक है। अब उसमें मतलब सबकी साइड एक्स है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। अब अगर इसके मिड पॉइंट्स लिए गए, मान लो इसका मिड पॉइंट यही था, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, ये है, ये है, ये है, इनको ज्वाइन करा तो कह रहा है ये भी एक रेगुलर हेक्सागन बना, ठीक है, ये भी एक रेगुलर हेक्सागन बना और ये इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा है, तो सारे हेक्सागन्स का पेरीमीटर बनाना, ठीक। अब समझना क्या है, समझना ये है कि अगर सबसे बाहर वाला जो हेक्सागन था उसकी साइड एक्स है, तो जस्ट अंदर वाले की साइड कितनी है, अगर आपने ये पता लगा लिया तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से खत्म होगा। ये हमें पता लगाना। सो इसको सीखते हैं कि वो एक्चुअल में वैल्यू है क्या, वो एक्चुअल में वैल्यू है क्या। अब यहां पर कई तरीकों से आप इसकी बात कर सकते हो, कई तरीकों से आप इसकी बात कर सकते हो कि ये है क्या। देखो अगर मैं आपको बोलूं, जरा ध्यान से समझो, मुझे ये वाली साइड पता लगानी है कितनी, मान लो मैंने इसको ज्वाइन करा। अब आप ट्राइंगल देखो डीईसी, ट्राइंगल डीईसी, ये मिड पॉइंट है डीई का, ये मिड पॉइंट है डीसी का, तो ये जो लेंथ होगी ये ईसी का हाफ होगी। सो बेसिकली जो अंदर वाला साइड है वो हाफ ऑफ ईसी है। अब ईसी क्या है, ईसी क्या है, स्मॉलर डायगोनल ऑफ हेक्सागन। तो यहां मैं आपको एक चीज बोलूंगा जो आप याद रख लो, ये आपके बहुत काम आने वाली है, कि इन रेगुलर हेक्सागन, इन रेगुलर हेक्सागन, इन रेगुलर हेक्सागन, कभी भी रेगुलर हेक्सागन है आपके पास, मान लो ये रेगुलर हेक्सागन है, मैं ये रेगुलर हेक्सागन बना लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ, मान लो हेक्सागन की साइड ऐसे। सो इसमें टोटल 9 डायगोनल्स होते हैं, 6 स्मॉलर डायगोनल्स, 6 स्मॉलर डायगोनल्स एंड 3 लॉन्गर डायगोनल्स। अब स्मॉलर डायगोनल्स कौन से, पहले मैं उसकी बात करता हूं। स्मॉलर डायगोनल्स जो ये मैं ब्लू लाइन से ज्वाइन करो, ए सी, बी डी, सी ई, डी एफ, ई एफ, ये सारे हैं स्मॉलर डायगोनल्स। एंड हर स्मॉलर डायगोनल की जो लेंथ होती है दैट इज √3s। अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड s है तो √3s। और जो मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूं, या ब्लैक नहीं, ब्लैक से साइड है तो हम रेड ले लेते हैं, जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं वो लॉन्गर डायगोनल, यानी कि AD इज अ लॉन्गर डायगोनल, BE इज अ लॉन्गर डायगोनल एंड CF इज अ लॉन्गर डायगोनल। और लॉन्गर डायगोनल की जो लेंथ है दैट इज 2s। ये ध्यान रखना, रेगुलर हेक्सागन में टोटल 9 डायगोनल्स होते हैं, 6 छोटे डायगोनल्स जिनकी लेंथ है √3s, चाहे वो ACO, BDO, CEO, DFO, FBO या ये 6 स्मॉलर डायगोनल्स, या फिर 3 लॉन्गर डायगोनल्स जिनकी लेंथ है 2s। वो कौन से, AD, BE, CF, ठीक है। ऑपोजिट वर्टेक्स एग्जैक्टली ऑपोजिट, वो लॉन्गर डायगोनल, ठीक है। सो दिस इज द केस। नाउ सी, यहां पर हम बात करते हैं EC की, ठीक है। सो EC की हम बात करें, सो
ईसी जो था स्मॉलर डायगोनल था, स्मॉलर डायगोनल, अगर इसकी साइड एक्स है तो स्मॉलर डायगोनल जो ईसी है उसकी लेंथ √3x, और वो तो उसका भी हाफ है, यानी कि अगर मान लो ये मैंने मान लिया PQ, तो PQ तो EC का भी हाफ है, सो PQ इज √3x/2। तो हो क्या रहा है, अगर आउटर हेक्सागन की साइड x थी तो जस्ट इनर वाले की √3/2x है। तो आपको यह समझना है कि जो सबसे बाहर वाला हेक्सागन था उसका पेरीमीटर क्या होगा भाई, अगर उसकी साइड x है तो सबसे बाहर वाले की तो 6x पेरीमीटर होगा, जस्ट उसके अंदर वाला क्योंकि साइड √3/2 हो गई है तो उसका पेरीमीटर 6 इंटू √3/2x सो ऑन इनफाइनाइट बनेंगे। तो जब आपको सबका सम निकालना, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है, इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है a/1 - r। ए है फर्स्ट टर्म, आर है वो कॉमन रेशो, सो ये बनेगा 12x/2 - √3, 12x/2 - √3। तो इसका जो आंसर हो गया दैट इज ए ऑप्शन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, रेगुलर हेक्सागन का यूज करते हुए, इनफाइनाइट जीपी का यूज करते हुए। तो देखो आपको यहां क्या सीखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन, स्मॉलर डायगोनल्स, लॉन्गर डायगोनल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, इनफाइनाइट जीपी, ये सब सीखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। ये तो क्वेश्चन मुझे लगता है मैक्सिमम 40 सेकंड्स में हो जाना चाहिए, जो लोग मींस की तैयारी करें, 40 भी ज्यादा बोल रहा हूं, 30 सेकंड्स। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन है 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इज 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा। अब आपको पता है, देखते समझ जाना चाहिए क्योंकि ये cos स्क्वायर में, ये साइन में, तो साइन में कन्वर्ट करो, तो मैं साइन को भी s लिख रहा हूं, सो 2s प्लस 15 इंटू 1 माइनस s स्क्वायर इज इक्वल टू 7, सारा पार्ट उधर ले जाएंगे, सो 15s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां s की दो वैल्यूज आएंगी, s की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 4/5 माइनस 2/3, ये दो वैल्यूज आ गई। क्योंकि थीटा 0 to 90 है तो ये नहीं होगा, सो साइन थीटा की वैल्यू 4/5। अब अगर साइन थीटा 4/5 है, यानी कि परपेंडिकुलर अगर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये 3, tan थीटा 4/3, cos थीटा 3/5 एंड sec थीटा 5/3। अब आप इसे ऐड करोगे तो 4/3 प्लस 5/3 तो 3 होता है, सो 3/5। आंसर इज बी ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो, एंड वंस यू ट्राइड आफ्टर 90 सेकेंड्स, जब आपने कर लिया या आपसे 90 सेकेंड या 2 मिनट में नहीं होता, देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप अब तक आप कर चुके होगे, तो देखते हैं सॉल्यूशन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, जिसकी कुछ वर्टिसेस दी हुई। ठीक है, तो यहां पर अगेन मैं आपको बोलूंगा एक शॉर्टकट आप ध्यान रखना, एक शॉर्टकट आप ध्यान रखना। वो शॉर्टकट क्या है, वो शॉर्टकट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस 2rr, जहां पर कैपिटल R इज सर्कम रेडियस परित्रिज्या एंड स्मॉल r इज इन रेडियस अंतःत्रिज्या। ठीक है, सर्कम रेडियस इन रेडियस। अब अगर आप इसको देखोगे तो जो तीन वर्टिसेस दी हुई है, मान लो ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, एक वर्टेक्स है 2,3, x पर 2 y पे 3, मैं सिर्फ ऐसे ही पॉइंट ले रहा हूं 2,3, एक पॉइंट ये, एक है 8,3 ये पॉइंट है, और तीसरा है 2,11 ये। तो एक्चुअल में ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल। सो ये ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है, और ये आपका सी पॉइंट है। सो अगर आप इसका डिस्टेंस निकालोगे, क्योंकि ए है 2,3 और ये है 8,3, तो ये डिस्टेंस आएगा 6। ए और बी को अगर आप देखोगे, सॉरी ए से बी का डिस्टेंस आएगा 6, ए और सी का डिस्टेंस जो आएगा दैट इज 8, ये 8 आएगा, ये 8 है। अब आपको होता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का इन रेडियस और सर्कम रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, स्मॉल आर निकालने का फॉर्मूला बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज बाय 2, पुट कर दो, 6 प्लस 8 माइनस 10/2, सो दैट इज 2, कैपिटल आर हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज व्हाट 5, वैल्यूज पुट कर दो। सो अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 25
minus 2 into 5 into 2, so that is 20. So answer is √5. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या क्या सीखने को मिल रहा है यहां पर हमें? फॉर्मूला क्या होता है इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस का। सर्कम रेडियस कैसे निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, इन रेडियस कैसे निकालते हैं। सो आंसर फॉर दिस इज ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब मैं ये बात बार बार नहीं बोलूंगा कि वीडियो पॉज करनी है, खुद ट्राई करना है, देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन देखो, द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 1 शार्पनर एंड 1 इरेजर इज 9 रुपीज। मान लेते हैं पेंसिल का प्राइस P है, पेंसिल का प्राइस P है, या ठीक है ऐसे कर लेते, पेंसिल, शार्पनर और इरेजर, ये तीन चीजें। मान लेते हैं पेंसिल का प्राइस 100 रुपीज है, इसका Y है और इसका Z। बोला एक पेंसिल, एक शार्पनर, एक इरेजर खरीदते हो तो कॉस्ट जो है 9 रुपीज। सो X प्लस Y प्लस Z इज व्हाट 9 रुपीज। Neha has 17 rupees from which she can buy only 1 pencil, 2 sharpener and 3 eraser. 1 pencil, 2 sharpener and 3 eraser. How much extra money she borrow from her friend if she wants to buy 3 pencil, 2 sharpener and 1 eraser? बोला जा रहा है अगर उसे ये खरीदना है तो कितने एक्स्ट्रा पैसे बोरो करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशन का, जहां इक्वेशन 2 होंगी, वेरिएबल 3 होंगे एंड यू हैव टू सॉल्व अ स्पेसिफिक एक्सप्रेशन। कैसे करते हैं इसको समझते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं, जरा आप यहां पर देखो। पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू व्हाट 9। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 17। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए 3x प्लस 2y प्लस z, 3x प्लस 2y प्लस z, हमें इसकी वैल्यू चाहिए 3x प्लस 2y प्लस z, इसकी वैल्यू। अब देखो इसको करते कैसे। लेट दिस इज इक्वेशन 1, इसका फिक्स मेथड है तो इसको जरूर नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो पहली इक्वेशन 1, दूसरी इक्वेशन 2, यहां पर आपको x के साथ 3 चाहिए, तो पहली इक्वेशन को अगर a से मल्टीप्लाई करा, दूसरी को b से करा, तो पहली वाली में x का कोएफिशिएंट a आएगा, दूसरी वाली में b आएगा, टोटल 3 चाहिए, तो a प्लस b की वैल्यू 3। पहली वाली को a से करा तो y का कोएफिशिएंट a, इसको b से करा तो 2b, सो a प्लस 2b 2 के बराबर, क्योंकि y के साथ हमें 2 चाहिए। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स, यहां से आप a और b की वैल्यू सॉल्व करो, तो जब आप सॉल्व करोगे इसमें से इसको माइनस करोगे, b की वैल्यू -1 आ जाएगी, ये यहां पुट करोगे तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। यानी कि पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी को -1 से, और z का कोएफिशिएंट चेक करना है, यानी कि चेक कोएफिशिएंट ऑफ z का कोएफिशिएंट भी चेक करना है। अब अगर a को 4 से करा, पहली वाली इक्वेशन को 4 से, 4z हो जाएगा, इसको -1 से -3z, तो z ही आ जाएगा, यानी कि ये सॉल्व हो जाएगा। इसको 4 से 36, इसको -1 से, सो 4 इंटू 9 प्लस 17 इंटू -1, नेट कॉस्ट पड़ेगी 19 रुपीज। हमें टोटल 19 रुपीज चाहिए वो बाय करने के लिए, यानी कि जो हमसे ये पूछा जा रहा था 3x प्लस 2y प्लस z, इसकी वैल्यू पूछी जा रही थी, तो ये तो हमारा आंसर आया 19, बट आंसर 19 नहीं है, वो कह रहा है उसके पास 17 रुपीज है, उसे और एक्स्ट्रा कितने चाहिए? 2 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। सो आंसर इज ए ऑप्शन। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन। बहुत कम टीचर्स हैं जो इस कॉन्सेप्ट को क्लास में डिस्कस करते हैं। सो इफ यू वांट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, join our mains paid batch. Okay. Next question is geometric progression. See this. The ratio of the sum of all the odd terms. एक geometric progression है जिसकी odd terms है, उन सबका sum, और जो even terms है उनका sum की जो ratio है that is 5:1. Find the ratio of 10th term to the 5th term of the GP. 10th term और 5th term की ratio की बात कर। अब देखो सबसे पहले ये समझना है, वो कह रहा है द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल टर्म्स टू दैट ऑफ द ऑड टर्म, सॉरी इन अ जीपी ऑफ इवन टर्म्स, यानी कि क्या कह रहा है, सारी टर्म्स का सम और ऑड टर्म्स का सम जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन इज 5:1। यानी कि क्या कह रहा है समझा। मान लो एक जीपी है जिसकी पहली टर्म है a, दूसरी टर्म है AR, तीसरी टर्म है AR², ठीक है, ऐसे चलो, और कितनी टर्म्स है? इवन टर्म्स है। सो मैं मान लेता हूं लेट नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 2n है, क्योंकि उसने इवन बोला,
तो ऐसे लास्ट टर्म जो होगी वो ए आर की पावर n माइनस वन होता है। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि यहां तो 2n, तो 2n माइनस 1। अब उसने बोला द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल टर्म्स, सारी टर्म्स का सम। जीपी के सारी टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहां पर ये आप लिख लेना पहले, ये आपको पता होना चाहिए। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है? a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। सो ये नोट कर लेना, ठीक है। अब आप देखो, सॉरी इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां पर सारी टर्म्स का सम, सारी टर्म्स का सम क्या होगा? a तो a ही है, r टू द पावर n होता है, n यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स 2n माइनस वन अपॉन r माइनस, ये तो सारी टर्म्स का सम। अब जब आप और टर्म्स का सम निकालोगे तो और टर्म्स में ये वाली टर्म्स होंगी, तो a तो a ही रहेगा, बट टर्म्स आधी हो गई तो r की पावर n माइनस वन अपॉन, अब यहां पर क्योंकि हर और टर्म्स ले रहे हो तो रेशो क्या हो जाएगी? a से a r स्क्वायर, रेशो r स्क्वायर हो जाएगी, सो r स्क्वायर माइनस वन, और ये रेशो हमें दी है 5:1। अब देखते हैं क्या हो रहा है इसमें, एक बार इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बना a r की पावर 2n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ये r स्क्वायर माइनस वन ऊपर जाएगा, यहाँ पर a इंटू आर की पावर n माइनस वन। अब आप देखो ये r माइनस वन ऐसे कैंसिल होगा तो यहाँ r प्लस वन रह जाएगा, ये a कैंसिल होगा, यहाँ पर ये आ जाएगा r की पावर n प्लस वन, r की पावर n प्लस वन, ये हमारे पास आ गया। इतना पार्ट हमारे पास आ चुका, ठीक है। और हमें जो रेशो मिल गई दैट इज व्हाट, दिस वैल्यू इज व्हाट 5, दिस वैल्यू इज व्हाट 5, ये हमारे पास आ चुका, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया। अच्छा मैं ये बोलूंगा कि ये जो हम प्रोसेस करें इससे थोड़ा सा अगर बेटर जो मुझे समझ आता है वो ये आता है, मैं अगर ऐसे सोचूं कि सारी टर्म्स का सम 5 यूनिट था, सारी टर्म्स का सम 5 यूनिट था, और टर्म्स का सम 1 यूनिट था। अगर सारी टर्म्स का सम 5 यूनिट था, इसे कहते हैं कॉमन सेंस। अब देखो अगर आप इसे इक्वेशन में ऐसे बनाओगे, इट वुड बी लेंदी, इट वुड बी लेंदी, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ इसलिए करके दिखाया कि आपको पता चल जाए हाँ ऐसे करते और कुछ सॉल्व होता, बट ये लेंदी अप्रोच होगी। तो क्या करेंगे समझते हैं। अब हमें करना क्या, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करेंगे और इसको ज्यादा बेटर करेंगे, ठीक है। अब कई बार क्या होगा, आपको ऐसे क्लिक करेगा, बट हमें ज्यादा बेटर अप्रोचेस पे काम करना है, उसीलिए हम यहां पर। तो मैंने क्या सोचना है, ऑल टर्म्स का सम अगर 5 यूनिट्स है, ऑड टर्म्स का 1 यूनिट है, तो इवन टर्म का क्या होगा, इवन टर्म का क्या होगा 4 यूनिट्स, इवन टर्म का क्या होगा 4 यूनिट्स। तो मुझे यह पता चल गया द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल टर्म्स टू दैट ऑफ ऑड टर्म्स इन अ जीपी ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स इज 5:1। सारी टर्म्स का सम अगर 5 यूनिट है, ऑड टर्म्स का 1 यूनिट है, यानी कि इवन टर्म्स का 4 यूनिट है। अब मुझे यह पता चल गया सारी ऑड टर्म, सोचो जरा, मान लो एक सेकंड के लिए, पहली ऑड टर्म 1 है, फिर ए आर स्क्वायर होगी, फिर ए आर क्यूब, ए आर 4 होगी, ऐसे होंगी ऑड टर्म्स। और इवन टर्म्स ए आर होगी, ए आर क्यूब होगी, सो ऑन ऐसे होगी। अब ऑड टर्म और इवन टर्म की रेशो 1:4, 1:4, ठीक है। अब आप जरा यहां पर देखो, जब आप कॉमन लोगे ऊपर से, अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस सो ऑन। यहां पर जब आप ए आर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर सो ऑन, बिकॉज टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहां से आपके पास आर की वैल्यू 4 आ जाएगी। जब आर की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है यहां पर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू द 5th टर्म। 10th टर्म और 5th टर्म की रेशियो क्या होगी। अब आप देखो 10th टर्म क्या होगी, ए आर की पावर 9, और 5th टर्म क्या होगी, ए आर की पावर 4। सो जो ये रेशियो आएगी दैट वुड बी व्हाट, आर टू द पावर 5, आर टू द पावर 5। अब आर 4 है तो आंसर शायद मैच नहीं करा, मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए 1024। सो प्लीज एक बार इसको चेक कर लेना, मेरा आंसर 1024 आ रहा है, बट अभी ये आंसर दिया नहीं हुआ किसी भी ऑप्शन में। सो आंसर यहाँ बी ऑप्शन दिया हुआ, सो आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, ठीक है। आंसर होना चाहिए 1024, ठीक है। चलो अब आप देखो हमारा मेंस का बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। क्या हम अपने मेंस के बच्चों को करा रहे हैं?
कॉन्सेप्ट्स विद प्रैक्टिस, पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, फास्ट पेस पर प्रैक्टिस होगी 700 क्वेश्चन के आसपास 75 टू 78 आवर्स में। सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मिलेंगे रफली अराउंड 1300 से 1500, टोटल 2000 से 2200 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि 1500 1700 के आसपास। 15 लाइव डाउट सेशन होंगे, पूरा सेशन प्लान मैंने वीडियो में दिया था, आप चेक कर सकते हो, वो गूगल मीट पर होगा। 20 मॉक टेस्ट होंगे और उसकी एनालिसिस होगी लाइव, बिकॉज मेरा मानना है टू क्लियर द एग्जाम बेस्ट पार्ट इज लाइव एनालिसिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 500 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशन जो मैं आपको अभी करा रहा हूं यूट्यूब पर, दीज आर देयर, ठीक है। ये हमारे मॉक टेस्ट की डेट्स हैं, आप देख सकते हो, इस दिन हम मॉक टेस्ट कराएंगे और फिर उसकी एनालिसिस करेंगे, दीज आर द मॉक टेस्ट, ठीक है। बैच हमारा शुरू हो रहा है 7 अगस्त, तो पहली वीडियो आपको मिलेगी 7 अगस्त रात को 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, और बैच की वैलिडिटी मेंस एग्जाम तक है, बट अभी मैंने अपने स्टूडेंट्स को 4 मंथ्स दे दी। बहुत बच्चे बोलते हैं एक साल की वैलिडिटी दो, नहीं देंगे हम, बिकॉज वी वांट कि इफ यू आर डेडिकेटेड देन ओनली जॉइन दिस बैच, अदरवाइज देयर आर मेनी टीचर्स हु आर टेकिंग द बैचेस, ठीक है। अच्छा, और ये बैच जो है इंग्लिश मीडियम है, इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और आपको मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है, आप वो वीडियो में चेक कर सकते हो, देन यू कैन ज्वाइन। क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एनोटेशन वाली फाइल्स, पीडीएफ मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगी, 15 लाइव डाउट सेशन, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइव डाउट सेशन, 20 मॉक टेस्ट एंड इट्स एनालिसिस, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, 2 containers consist of mixtures of chemical P and Q in the ratio 2:5 and 1:7 respectively. Equal quantities of these 2 mixtures are taken and mixed to form a third mixture. Find the ratio of quantity of chemical P to quantity of chemical Q in the third mixture. ठीक, अब क्या बोला जा रहा है? पहला वाला मिक्सचर है जिसमें केमिकल P और Q 2 और 5 की रेशो, यानी कि एक मिक्सचर है जिसमें P और Q हमारे पास 2 और 5 की रेशो। दूसरा मिक्सचर है जिसमें P और Q 1 और 7 की रेशो में। बोल रहा दोनों की इक्वल क्वांटिटीज ली हैं और उन्हें मिक्स करा गया, ठीक है। अब इसको करने के 2 तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका, फर्स्ट अप्रोच, कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि पहले वाले में P2 है और Q5 है, P2 है Q5 है, तो टोटल 7। सेकंड वाले में P1 है Q7 है, तो टोटल इज 8। अब दोनों को सेम बनाना, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई और इसको 7 से। जब आपने इसे 8 से करा तो ये बना 16, ये 40। जब आपने इसे 7 से करा तो ये 7 और ये 49। अब टोटल P पूछा जा रहा है 23, टोटल Q पूछा जा रहा है 89। सो आंसर इज डी ऑप्शन, आंसर इज डी ऑप्शन। और एक और अप्रोच होती है सेकेंड अप्रोच, जहां पर हम क्या करते हैं, पहले वाले कंटेनर में P और Q की रेशो आपको दी हुई थी 2:5, दूसरे वाले में दी हुई थी 1:7। अब कह रहा है दोनों की इक्वल क्वांटिटीज ली, मान लो इसका 1 यूनिट लिया, इसका भी 1 यूनिट लिया, तो जब आपने इसका 1 यूनिट लिया उसमें P कितना है 2/7 1 यूनिट का, इसमें P कितना है 1/8 1 यूनिट का, टोटल कितना है 2 यूनिट्स। तो P की अगर वैल्यू निकाली जाए, इसका एलसीएम लोगे 56, 16 + 7 23 डिवाइडेड बाय 2, सो आएगा 23/112। तो ये बता रहा है P की रेशो, तो अगर P 23 यूनिट्स है, टोटल 112 है, तो Q कितना होगा 112 - 23, दैट इज 89। सो आंसर इज दिस। तो चाहे आप फर्स्ट अप्रोच से करो चाहे आप सेकेंड अप्रोच से करो, आंसर वुड बी सेम। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन से पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद ट्राई करना, जब ना हो देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? If a cuboid of dimension 49 × 14 × 8 is melted to form 2 cubes of same volume, क्या बोल रहा है? एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ 49, ब्रेड्थ 14, हाइट 8 को मेल्ट करा गया और 2 क्यूब्स बनाए गए, 2 क्यूब्स बनाए गए जिनकी इक्वल वॉल्यूम। जब मेल्ट करते हो तो वॉल्यूम सेम रहती है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स। अब आप देखो, पहले तो मुझे ये समझ आना चाहिए, जो भी क्यूब्स बनाए, लेट 2 क्यूब्स ऑफ साइड S, तो इसकी वॉल्यूम L × B × H और इसकी वॉल्यूम S3, सो 2 × S3। अब 2 यहां से कैंसिल कर रहा है, सो दिस इज 7। अब S की वैल्यू देखो, ये फास्ट होना चाहिए, ये 7 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है, तो S की वैल्यू 14, यानी कि जो क्यूब बना होगा वो 14 साइड वाले का बना होगा। कह रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 × LB
BHHL डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स। एक का होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, सो 2 का होगा 2 इंटू 6 इंटू 14 स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखो ऊपर से मैं 7 स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, 7 स्क्वायर यानी कि 49 कॉमन लिया तो यहां बचा 14। अच्छा 7 स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते, 14 कॉमन ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं कॉमन, सो 14 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 14 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा 49 प्लस 8, यहां से 14 लिया, 7 यहां से, 2 यहां से, तो यहां 4 बचा, यहां 7 बचा, 28। और यहां पर 14 लोगे तो 14 इंटू 6 इंटू 40, ये कैंसिल। 28 प्लस 8 36 प्लस 49 दैट इज 85 डिवाइडेड बाय 84। कुछ ऐसा आंसर आ रहा है हमारा। तो what will be the ratio of the surface area of the cuboid to the total surface area of 2 cubes? बी आंसर दिया जा रहा है, यानी कि कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं क्या। देखें साइड 14 आ गई। what will be the ratio of surface area of the cuboid 2 into LB BH HL डिवाइडेड बाय a क्यूब का 2 इंटू 6 इंटू साइड स्क्वायर। 14 कॉमन लिया, 2 तो कैंसिल हो गया था, 14 कॉमन लिया, अंदर बचा 49 प्लस 8 57, 57 प्लस 14 कॉमन लिया था, 7 यहां से, तो यहाँ 7 बचा था, 2 यहां से ले लिया था तो यहाँ 4 बचा था, तो 28 36 85। तो ये आंसर तो जो आ रहा है 2 आप ऑलरेडी कैंसिल कर चुके थे, 6 इंटू 14 इंटू 14, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, आई विल चेक दैट ऑल्सो। सो आंसर इज दिस राइट नाउ। ठीक है, सो एक दो आंसर्स में मिस्टेक है आज के सेशन में, वैसा होता नहीं है ऐसे सेशंस में, बट एक बार ही चेक कर लूंगा मैं। सी दिस टाइम एंड वर्क। So the efficiency of Vikram is 3 times more than that of his sister. विक्रम की एफिशिएंसी उसकी सिस्टर की एफिशिएंसी से 3 टाइम्स ज्यादा है। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, मान लो ये विक्रम की उसकी सिस्टर, सो अगर सिस्टर रोज 1 यूनिट करती है, सो विक्रम 4 यूनिट करता है पर। They started working alternatively on a task starting with a sister and completed it in 43 days. क्या बोल रहा है, उन्होंने ऑल्टरनेट डेज पे शुरू करा, शुरू उसकी सिस्टर ने करा, पहले दिन सिस्टर फिर विक्रम, सिस्टर विक्रम, सिस्टर विक्रम। अगर 43 डेज करा है क्योंकि ऑड नंबर है, सो 22 डेज उसकी सिस्टर ने करा होगा और 21 डेज विक्रम ने। सिस्टर एक दिन में एक करती है तो 22 डेज में 22 और विक्रम ने करा होगा 84, यानी कि टोटल वर्क था 106 यूनिट्स। बोला गया उनका एक कजन है रोहित, जो ये काम 53 डेज में अकेले कर लेता है। 53 डेज में रोहित 106 करता है, तो रोहित एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट्स। अब बोला गया है देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज विक्रम एंड रोहित, विक्रम 4 करता है, रोहित 2 करता है, 6 कैन कंप्लीट द सेम टास्क। 106 by 6, so that is 53 by 3, so answer is 17 2 by 3 days. So answer for this is D option. So this is all about our session. Okay, so total हमने 3 सेशन 15 सेशन के लिए, इसके भी आंसर में मिस्टेक है। आई थिंक आज टाइपिस्ट ने कुछ गलती कर दी। आई विल टॉक टू द टाइपिस्ट। ठीक है, 3 क्वेश्चंस के आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं। ठीक है, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर लाइव अपडेट्स, नोट्स, PDF, फ्री गाइडेंस एंड बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप वेयर वी हेल्प ईच अदर टू इंप्रूव। ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू बैच, यू कैन call on this number. So this is all for today's session. Thanks to all. Bye-bye.